हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 यानी कार्यपत्रक संख्या 11 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। इसमें हम हिस्ट्री इतिहास का दूसरा पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। इस चैप्टर में आज की वर्कशीट में हम समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों यहाँ पर आई थी और किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया था। उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 11 यानी कार्यपत्रक संख्या 11 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज की दिनांक है 2 नवंबर 2020। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। पूर्व मतलब क्योंकि हम यूरोप के पूर्व में हैं तो इसलिए हम पूर्व में आते हैं। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व यानी भारत में आगमन होता है। तो कब होता है, कब आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, कैसे पैर जमाती है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुगल वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल सम्राट बनते हैं। लेकिन औरंगजेब की 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। जब तक औरंगजेब थे तब तक जो यूरोपीय कंपनियां थी वो व्यापारी बनकर रही। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो सूबेदार होते थे, जैसे आजकल हमारे देश में राज्य होते हैं, ऐसे ही सूबे बने होते थे, प्रांत बने होते थे। तो जो सूबेदार थे उन्होंने देखा कि राजा कमज़ोर है, उनके बाद जो भी शासक बने वो सारे सारे कमज़ोर थे। तो जो कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, अपने छोटे छोटे राज्यों को अलग घोषित कर दिया, अपने को स्वतंत्र राजा बना दिया, यानी कि घोषित कर दिया। अब क्या हुआ कि जब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो वो छोटे छोटे राज्य थे, उनकी ताकत बिखर गई। अब इसी समय में अंग्रेज थे वो एक नई ताकत के साथ उभर कर सामने आए, क्योंकि अंग्रेज जो समझ रहे थे कि भारतीयों में फूट है, एकता की कमी है, और उन्हें ये लगा कि इनको आपस में ही अगर लड़ा दिया जाए तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। और यही काम उन्होंने किया। उन्होंने एक एक करके शिकार करना शुरू किया, एक तरीके से हराना शुरू किया और भारत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो एक छोटी सी कंपनी थी, यानी किस लिए आए थे, व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे वो व्यापारी से शासक बन बैठे। ये संभव कैसे हुआ, चलिए हम देखते हैं कि कब से क्या क्या हुआ। 1600 में, जो 1600 की बात करें तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्हें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने पूर्व में व्यापार का चार्टर, यानी कि चार्टर को बोलेंगे इजाज़तनामा, उन्हें परमिशन मिल जाती है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं इंग्लैंड में, और वहाँ की महारानी उनको परमिशन दे देती है। परमिशन देने का मतलब ये था कि उन्हें व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है। एकाधिकार का मतलब ये था कि केवल वही व्यापार कर सकते थे, कहाँ, भारत में, मतलब वही अकेले, इंग्लैंड से अकेले। यूरोप के दूसरे देशों से आ सकती थी, लेकिन यूरोप से केवल एक ही कंपनी आ सकती थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में, भारत में, ईस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, कंपटीशन नहीं कर सकती थी। तो एकाधिकार मिलने का बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि अब कंपटीशन नहीं हो सकता था इंग्लैंड के कंपनी के साथ। अब उन्होंने समुद्री रास्ते से आकर के नए नए इलाकों को ढूंढा जहां पर उन्हें सस्ती कीमत में चीज़ें मिल सकें, और सस्ती चीज़ों को कहाँ बेचें, यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचें, और उससे वो मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन यही जो शाही दस्तावेज़ था कि परमिशन मिल गई, एकाधिकार की हम बात कर रहे थे, चार्टर की, यही दूसरे देशों से भी कंपनी आनी शुरू हो गई, फ्रांस, डच यानी कि हॉलैंड से, पुर्तगाल से। तो उन्होंने पूर्व की तरफ आने लगे, क्योंकि ये एकाधिकार कहाँ से मिला था, इंग्लैंड की कंपनी को। तो इंग्लैंड से तो कोई दूसरी कंपनी आज नहीं आ सकती थी, लेकिन दूसरे देशों से तो आ सकती थी। तो वहाँ से वो कंपनियाँ आनी शुरू हो गई। तो जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचते, उससे पहले ही पुर्तगाली पहुँच चुके थे। हमने पहले ही पढ़ा, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि पुर्तगाल से सबसे पहले जो समुद्री रास्ते की खोज हुई थी वो वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। तो पुर्तगाली उनसे पहले ही पहुंचे हुए थे और गोवा में उन्होंने अपना
एक तरीके से व्यापारिक ठिकाना बना लिया था। अब यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े की, रेशम की, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी यानी कि कपड़े और मसालों की बहुत मांग थी और इसी का उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे बढ़ती कंपटीशन के कारण, क्योंकि यूरोप के कई देशों की कंपनी आ चुकी थी, भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लग गई कंपटीशन के कारण और मुनाफा कम होने लग गया, क्योंकि जब कीमत बढ़ेगी तो आगे वो बेचेंगे जो सस्ती उतनी नहीं रही, क्योंकि भारतीयों को पता चला कि इनकी डिमांड है तो उनकी कीमत बढ़ गई। किसके कारण? कंपटीशन के कारण, क्योंकि कंपटीशन के कारण भी वो एक दूसरे से ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार थे, तो इसलिए उनका मुनाफा धीरे धीरे कम होने लग गया। बाजारों पर कब्जा करने की होड़ से कंपनियों में लड़ाई भी शुरू हो गई, क्योंकि शुरुआत में तो व्यापार करना चाहते थे, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि नहीं, कौन से इलाके में कौन सी कंपनी व्यापार करेगी, तो उनमें युद्ध शुरू हो गए और उन्होंने इन लड़ाइयों से बचने के लिए किलेबंदी भी शुरू कर दी, यानी किले बनाने भी शुरू कर दिए। और इसी कारण जब किले बनाने शुरू किए तो जो स्थानीय शासक थे, जैसे लोकल जो शासक थे, राजा थे, उनसे भी उनका झगड़ा हुआ, क्योंकि पहले वो व्यापारी बनकर आए थे तो उन्हें लगा कि शायद ये कंपनियां हैं वो यहाँ पर शासक ना बन जाए, क्योंकि वो पहले से ही तंग थे उनकी मुनाफाखोरी के कारण, क्योंकि उनके कारण इन राज्यों को नुकसान हो रहा था, व्यापार, विदेशी व्यापार के ऊपर कब्जा उनका हो चुका था। तो इसलिए आपस में ही जो स्थानीय राज्य थे, स्थानीय राजा थे, उनसे भी उनका टकराव हुआ। तो कई प्रकार के युद्ध होते हैं, कई लंबी लड़ाइयाँ होती हैं, इनकी आपस में भी होती है और जो यहाँ के छोटे छोटे राज्य होते हैं उनके बीच में। अब कैसे झगड़े शुरू हुए, इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं बंगाल का, बंगाल के सूबे का उदाहरण देखते हैं। जैसे बंगाल में कैसे ये हुआ, लड़ाई झगड़ा कैसे बढ़ा कि 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी। इंग्लिश फैक्ट्री का मतलब है कि एक किला बना लिया गया था जहाँ पर वो गोदाम होते थे और जहाँ पर वो अंग्रेज रहते थे, यूरोपियन जो लोग रहते थे। तो यहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री वो शुरू हुई, यहाँ पर निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था और यहीं से फिर समुद्री रास्ते से यूरोप में भेजा जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया कि आप यहीं पर बस जाइए, अपना घर वगैरह यहीं पे बनाइए। 1696 तक आते आते, क्योंकि उस वक्त तक क्या थे, औरंगजेब शासक थे, मुगल अभी भी शक्तिशाली थे, तो कंपनी ने धीरे धीरे क्या किया, अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1698 में उन्होंने जो मुगल अफसर थे उनको रिश्वत दे दी और 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिनमें एक गांव कालीकाता था और बाद में यही कलकत्ता बनता है, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, कोलकाता बनते हैं। यानी कि कोलकाता की जगह पर एक किला बनाया गया था और वो उस वक्त कालीकाता एक छोटा सा गांव था। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान भी प्राप्त कर लिया, यानी कि वो बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। औरंगजेब से उन्होंने ये अधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन ये जो अधिकार था कि बिना टैक्स दिए वो व्यापार कर सकते थे, वो कंपनी को मिला था। लेकिन कंपनी के ऑफिसर जो थे वो अपना पर्सनल बिजनेस भी करते थे पैसा कमाने के लिए, और उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। इससे बंगाल में जो टैक्स इकट्ठा होता था और राजस्व की वसूली होती थी वो कम हो गई, यानी खर्चा कैसे निकलेगा। तो इससे बंगाल के जो नवाब थे मुर्शीद कुली खां, उस वक्त उनसे भी उनका टकराव होता, उन्होंने उनका विरोध भी किया था। ये पूरे देश में होता है, यानी ये व्यापारी बन के आए थे, व्यापार अपना बढ़ाया, अपनी ताकत बढ़ाई और धीरे धीरे इनके आपस में भी लड़ाई झगड़े बढ़े, कई लड़ाइयाँ हुई, साथ ही साथ इनका स्थानीय राजाओं के साथ भी लड़ाई झगड़े बढ़े। अब ये लड़ाइयाँ हुई, उसके क्या परिणाम निकले, कैसे एक एक करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सबको निपटाया, कैसे उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, ये हम अगली वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर में हम 4 आज के क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला, यानी कि एकाधिकार का, उनको व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था जिसको हम चार्टर बोल सकते हैं, ओके, जिसको हम इजाज़तनामा बोल सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से यह फ़ायदा मिला कि अब कोई और कंपनी, कहाँ की, इंग्लैंड की, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ यानी कंपटीशन नहीं कर सकती थी। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, यूरोपीय व्यापारी भारत के किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर
बेचना चाहते थे और धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लग गया? तो यूरोपीय व्यापारी भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे। बाद में यूरोप से अन्य कंपनियों के आने के कारण कंपटीशन बढ़ गया और उनका मुनाफा कम होने लगा। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? तो इसका कारण ये था कि जब कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजी व्यापार करते हुए कर यानी कि टैक्स देने से मना कर दिया तो बंगाल में राजस्व वसूली वो कम हो जाती है, काफ़ी कम इनकम हो जाती है उनकी। इसलिए बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। चौथा जो प्रश्न दिया गया एक एक्टिविटी है, आप अलग भी लिख सकते हो कि किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार अगर हो तो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। अपने जीवन के किसी उदाहरण द्वारा हमें लिखना है। जैसे एकाधिकार का मतलब, जैसे अब हम मोबाइल कंपनी की बात करेंगे, अगर एक ही कंपनी हो तो, दुकान का एक ही मालिक हो, एक ही दुकान हो तो क्या होगा? वो अपनी मनमर्जी करेंगे। कंपटीशन के कारण क्या होता है? हमें चीज़ें सस्ती मिलती है, सेवाएं बेहतर मिलती है ना। तो यहाँ पे एक उदाहरण है कि जब किसी भी क्षेत्र में जब एकाधिकार होता है तो हमारे अधिकार का हनन होता है, यानी कि छीन लिए जाते हैं, हमें उतने अधिकार नहीं मिलते। जैसे उदाहरण के लिए जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाता हूँ, मैंने आपकी तरफ से लिखा है, तो वहाँ पर फास्ट फूड की एक ही दुकान है। अब एक ही दुकान है तो क्या हो गया? उसका एकाधिकार हो गया। अब दुकानदार न केवल ऊंचे दाम वसूलता है बल्कि गुणवत्ता भी खराब होती है, साथ ही साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। अगर वहीं पे 4 दुकानें हो जाए तो क्या होगा? एकाधिकार नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है वो शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल पर पोस्ट हो जाती है। साथ ही साथ मुझे आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा, एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।